Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे। लेक्चर नंबर हमारा ये 03 है। तो 02 में हम लोगों ने स्पीड के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में हमने जाना था कि स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है। और साथ ही साथ हमने ये देखा था कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, एवरेज स्पीड और हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसको मैंने डिटेल में समझा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वो किस तरीके से लिखा जाता है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड वाला जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन वाला, dx अपॉन dt क्यों लिखते हैं, उसको मैंने देखा था। ठीक है, जस्ट इसी के आगे वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी की बात करें अगर, तो एकदम वैसा का वैसा, उसमें तो मैं 1 घंटा बताया हूं यार, है ना। उसमें मैंने बेसिक बता दिया पूरा 1 घंटा में। अब देखो ना, उसको मैंने 1 घंटा में बताया है, तो अब मैं वेलोसिटी को 5 मिनट के अंदर तुमको बता के खत्म करूंगा। ठीक है, इसीलिए उसको डिटेल में समझाया गया स्पीड को। तो आप लोगों ने अगर स्पीड नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, एकदम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कि हाँ एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे डिफाइंड होता है, यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली होता क्या है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी वैसे की वैसे चर्चा होगी, और वैसा का वैसा एक्सेलरेशन भी होता है, वैसा का वैसा और भी अदर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैं वेलोसिटी को सीधा इधर लिख रहा हूं, व्हाट इज वेलोसिटी। पिछले टर्म में भी मैंने बताया था वेलोसिटी होता क्या है। तो अगर इसका डेफिनेशन दिया जाए तो इसको सीधा सीधा बोल सकते हैं, इट इज द रेट चेंज ऑफ, इट इज द रेट चेंज ऑफ, रेट चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट चेंज ऑफ पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पर चाहे पोजीशन बोले चाहे डिस्प्लेसमेंट बोले एक ही बात है, लेकिन स्पीड की अगर बात करेंगे तो स्पीड में हमेशा डिस्टेंस होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना, सिंपल सा मतलब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वेलोसिटी को मैं बाइफरकेट कर देता हूं, कितने टाइप के होते हैं वेलोसिटी, 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैंने वहां स्पीड को बाइफरकेट किया था। तो ध्यान से अगर आप देखें तो वेलोसिटी 2 टाइप के होंगे हमारे, एक ये होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और ये होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दूं क्या, हजम कर पाओगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हाँ वैसा एकदम सिंपल सिंपल है, एकदम वैसा ही, जस्ट जैसे मैंने स्पीड बताया था वैसा ही है। बस इसमें थोड़ा सा चक्कर ये है कि इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका डायरेक्शन होता है। बस इसकी बातें आप ध्यान रखेंगे, है ना। है एकदम स्पीड जैसा ही, बस उसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें डायरेक्शन होता है। वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस ये बात है। तो ध्यान दें, अगर मैंने बोला यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी सेम हो, हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे, हर एक लोकेशन पर, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ रहे बात को, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। कहने का मतलब अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर एक पार्टिकल चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तब बोलेंगे कि पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। लेकिन अगर मैंने ऐसे बोला कि अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कल में, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड के मैग्नीट्यूड से, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, ये 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और जिंदगी भर ऐसे सर्कल में मूव करता रहेगा मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आंसर है नहीं, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, इसका वेलोसिटी सेम हर एक पॉइंट पर नहीं है, इसकी स्पीड सेम है। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पर, जब ये इस वाले पॉइंट पर चल आया तो इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन कुछ देर बाद इसका डायरेक्शन टेंजेंट के डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगा, कुछ देर बाद इसका डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाएगा, कुछ देर बाद इसका डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, कुछ देर बाद इसका डायरेक्शन राइट में हो जाएगा। मतलब इसका डायरेक्शन हर एक पॉइंट बदल रहा है। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो इस सर्कुलर मोशन के हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। और भले ही वो मैग्नीट्यूड उसका सेम हो, सेम रफ्तार से अगर मूव कर रहा हो, तो उसकी वो अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से।
क्योंकि जिस दिन आप कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे उस दिन आपके पास दो जिम्मेदारियां हो जाएंगी, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन दोनों की। तो दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा, समझ रहे बात को, दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा। तो दोनों जब सेम करेंगे तब वो कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा हो। मान लो कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से किसी पार्क में टहल रहा है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन। तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। क्या ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? क्या ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? तो आंसर है नहीं, ये इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जा तो रहा था एक फिक्स डायरेक्शन में, लेकिन उधर जाने के बाद वापस लौट आया, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, ऐसे ऐसी कर रहा है। अरे भाई डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इधर जाते वक्त तो ये डायरेक्शन था, आते वक्त ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन बार बार चेंज कर रहा है। अगर कोई आदमी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है आगे पीछे, तो वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में से अगर दोनों में से कुछ भी गड़बड़ा गया ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से, तो फिर खराब हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। यार देखो ना कि अगर वेलोसिटी बोला जा रहा है तो दोनों सेम होगा, साफ बात, समझ रही बात। तो ये भी क्या है, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा है। वहां यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चल रहा। स्पीड इसकी कांस्टेंट है। स्पीड को डायरेक्शन से क्या मतलब, स्पीड को तो वैल्यू से मतलब है ना, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। मैग्नीट्यूड तो 10 मीटर पर सेकंड है जाते वक्त भी और आते वक्त भी, तो यूनिफॉर्म स्पीड तो है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यहां भी यूनिफॉर्म स्पीड तो है लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म। मतलब दोनों में से कुछ भी गड़बड़ा जाए, नॉन यूनिफॉर्म। तो ये दोनों क्या है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे एक आध लाइन में लिख ही देता हूं आपके लिए। एक आध लाइन तो लिखा जा सकता है, अभी किताबों में बहुत सारा कुछ लिखा रहता है, तो एक आध लाइन तो हम लिख ही सकते हैं। लिखो, पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम एट ऑल टाइम्स। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर सेम एट ऑल टाइम्स। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करूं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा? आइदर मैग्नीट्यूड, आइदर डायरेक्शन, आइदर बोथ। अगर चेंज हो गया तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों में से कुछ भी चेंज हो गया या दोनों चेंज हो गया तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। तो किताबों में क्या बोलते हैं? किताबों में बोलते हैं व्हेन अ पार्टिकल कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज बेसिकली नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, वो भी सही है यार, ये भी सही है, सही है। यहां देखो, व्हेन अ पार्टिकल कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वी कैन से इक्वल डिस्प्लेसमेंट in unequal interval of time then this type of velocity of the particle is basically known as non uniform velocity। देखो यार, सीधा सीधा ऐसे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब दोनों में से कुछ भी चेंज हो जाए, दैट्स इट। तो मैं सीधा सीधा क्या लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मतलब v वेक्टर डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। डज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट मतलब ये बदलेगा। ये क्या होगा? बदलेगा। किसके किसके हिसाब से बदल सकता है? हो सकता है पोजीशन के हिसाब से बदल रहा, अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग वेलोसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ एक्स। या ऐसा भी हो सकता है वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अगर तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ बदले, वेक्टर हटा दो, कोई फंक्शन हो सकता है ना। अगर तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ बदले तो कुछ टाइम का फंक्शन होगा, अलग अलग टाइम पे कुछ इक्वेशन दिया होगा, तो एफ टी लिख दिया मैंने। एफ टी का मतलब कुछ भी फंक्शन हो सकता है, और यहाँ एफ एक्स का मतलब कुछ भी एक्स का फंक्शन हो सकता है, मतलब पोजीशन के हिसाब से बदले। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ऐसा होगा, कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, या तो एक्स का होगा या तो टाइम का होगा, वो कांस्टेंट नहीं होगा। लेकिन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो ना तो वो टाइम का फंक्शन होगा, ना तो वो एक्स का फंक्शन होगा, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा हर एक पॉइंट पर, और उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा। अब बात आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितने टाइप्स के होते हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी दो टाइप्स के होते हैं, जैसे स्पीड दो टाइप्स के होते थे, मिटा दो मैं सबको। चलो, उसको मैं क्या बोलूंगा? एवरेज वेलोसिटी
एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके होते हैं, ध्यान दें तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पार्ट बता रहा हूं मैं, है ना। वेलोसिटी दो ही टाइप्स के होते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का पार्ट बता रहा हूं, तो एक आपका क्या है, एक आपका है एवरेज वेलोसिटी। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का अगर मैं बात करूं, एवरेज वेलोसिटी तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन। ये किसका रेशियो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम का। समझाया था यार मैंने, कहा ना कि अगर आपने नहीं देखा है वो वाला वीडियो लेक्चर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का, तो जरूर जाकर देखिए, बड़ा मजा आएगा, है ना। मतलब डिटेल में एकदम समझाया गया कि किस तरीके से वो आपका एवरेज आता है, किस तरीके से इंस्टेंटेनियस आता है, किस तरीके से रेशियो लेते हैं टोटल का, इसकी हमने बात की थी। अगर आप ध्यान से देखें तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी बराबर सीधा सीधा बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी बराबर रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, है ना। अच्छा, इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। बहुत अच्छी बात है, डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे वेक्टर वेक्टर लगा देते, तुम लोगों को भी लगा दो यार, क्या दिक्कत है। तो वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू कितना, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ना, सीधा सीधा अगर मैं बात करूं कि ये इस तरीके से लिखा तो जा चुका है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं आपसे ये बोलूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जगह पे आप क्या सीधा सीधा लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर। v वेक्टर बराबर डी आर वेक्टर अपॉन डी टी वेक्टर, या ds वेक्टर भी लोग लिख देते हैं, ds वेक्टर अपॉन dt, है ना। मतलब कि जिसको आप डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, अगर r को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे तो डी आर वेक्टर अपॉन dt लिखेंगे, x को कहेंगे तो dx वेक्टर अपॉन dt लिखेंगे, s को कहेंगे तो ds वेक्टर अपॉन dt कहेंगे। जिसको तुमको मानना होगा डिस्प्लेसमेंट उसको मान लेना और लिख देना फॉर्मूला। ये बात ध्यान रखना, कभी कभी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। कैसे, मैग्नीट्यूड सीधा सीधा ऐसे लिख दें, मतलब वेक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वेक्टर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डायरेक्शन, है वेलोसिटी लेकिन उसके डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम उसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, v बराबर डी आर अपॉन में डी टी, ये ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर डी एस अपॉन डी टी, या फिर डी एक्स अपॉन डी टी, दैट्स इट। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब देखो ना कि जैसा कि हमने वहां पढ़ा था कि डिस्टेंस ऑलवेज इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल ऑलवेज ग्रेटर देन, स्टार मार के लिख रहा हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं बात करूं कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, सॉरी किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की बात की जा रही है कि ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा, तो यहां से यहां पहुंचने में कोई भी पाथ ले सकता है, तो जो पाथ लेगा तो उस पाथ लेंथ, उसके पाथ का जो लेंथ होगा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपका ये बेसिकली डायरेक्ट कहलाएगा। तो अगर वो एकदम सीधा जाता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कर्व हो जाएगा, दूसरे पाथ को ले लेगा, मतलब स्ट्रेट पाथ को ना कवर करके दूसरे पाथ को, कर्वी लीनियर पाथ को या फिर घुमावदार कोई पाथ को अगर कवर कर लेता है तो उसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा वही रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पोजीशन डिपेंडेंट होता है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच का वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसको इस बात से मतलब नहीं है कि आप किस रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है क्या, तो इट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो ना, एक पार्टिकल यहां से यहां पहुंचता है, तो यहां से यहां पहुंचने में टोटल डिस्टेंस जो होगा वो ये लिखा हुआ है, और टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो लिखा हुआ है, क्योंकि ये दो पॉइंट के बीच जा रहा है ना। तो सोच के देखो, अगर टाइम से डिवाइड मार दोगे जितना टाइम लगा, तो क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया
कि ये सीधा सीधा इसको लिखा जा सकता है, अगर टाइम से मैं दोनों तरफ डिवाइड मार दूं तो लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड का वैल्यू, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। मॉड का मतलब सिर्फ उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मॉड ले लिया, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो एवरेज स्पीड ऑल्सो ग्रेटर, ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी, एक ये इंपॉर्टेंट बात। और एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मैग्नीट्यूड ऑफ instantaneous velocity is always equal to speed at that instant। क्या बोल रहे हैं सर? बोला ये जा रहा है कि जो वेलोसिटी होती है, कौन सी वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए तो मैं यहाँ स्पीड लिखा हूँ, कहीं लिखा था ना मैं शुरुआत में, आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने लिखा था अगर पार्टिकल कोई कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम सीधा सीधा बोलेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अरे भाई स्पीड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, क्योंकि स्पीड एक, उसकी स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसकी स्पीड का मतलब होता है वैल्यू, कितने वैल्यू से कितने रफ्तार से जा रहा है। तो अगर मैंने बोला कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के बाद दो चीज होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगा। तो जो मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मतलब वो स्पीड है, और अलग से मैंने डायरेक्शन जोड़ दिया तो बन गया वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्पीड होता है। लेकिन ध्यान दें, एवरेज स्पीड का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी से होगा, क्योंकि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड अलग बात होती है। समझ रहे बात को? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों अलग बातें समझाया हूं मैं, कि एवरेज स्पीड भाई दो टाइम इंटरवल के बीच में निकाला जाता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकाला जाता है। हाँ, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर कब होगा? जब हम इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होंगे। और एवरेज स्पीड बराबर हो सकता है, कब बराबर होगा? जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा, है ना, जब वो सेम डायरेक्शन में जा रहा होगा विदाउट रिटर्निंग। अगर वो सेम डायरेक्शन चलता चला जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन छोड़कर किसी दूसरे पाथ में अगर पार्टिकल जा रहा है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड डेफिनेटली अलग होगा, है ना। तो ये दोनों बातें अलग हैं। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका क्या कहलाएगा? स्पीड कहलाएगा, और एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर है? चलो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर बातें होंगी। क्वेश्चन ये है, यही एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। कि क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अ पार्टिकल मूविंग ऑन सेमी सर्कुलर पाथ, अ पार्टिकल मूविंग ऑन सेमी सर्कुलर पाथ with constant speed v naught, find its average velocity, ये आपका पहला क्वेश्चन है कि अगर कोई पार्टिकल सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है कांस्टेंट स्पीड v नॉट से, तो कहा यह जा रहा है कि उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो ध्यान दे, मैं सॉल्यूशन वाले पार्ट में पढ़ रहा हूं,
और सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं इसका कि पार्टिकल मूविंग ऑन अ सेमी सर्कुलर पाथ। ये पार्टिकल जो है सेमी सर्कुलर पाथ पे चलता है, मतलब आधा सर्कल कंप्लीट करता है। कितना सर्कल कंप्लीट करता है? आधा सर्कल कंप्लीट करता है। इसका सेंटर ये आपका ये है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है? आर, कैपिटल आर। मान लेते हैं इसका रेडियस कैपिटल आर है। पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट करता है, ऐसे चलता है विद कांस्टेंट स्पीड, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हमेशा हर जगह सेम रहेगा। मतलब कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, मतलब यहां भी इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहां भी इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहां भी इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, यहां भी इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मतलब वैल्यू हमेशा इसकी वी नॉट ही रहेगी। तो देखो ना, वेलोसिटी बदल रही है क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तभी निकालते हैं जब कोई चीज बदल रहा हो। लेकिन यही इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो आंसर था आपका वी नॉट, क्योंकि वो वी नॉट कॉन्स्टेंट स्पीड से चल ही रहा है, वो तो बदल ही नहीं रहा। स्पीड अगर बदल ही नहीं रहा इसका, इस पार्टिकल का, तो इसका एवरेज स्पीड भी यही रहेगा, और किसी भी टाइम पे पूछ लोगे तो वो भी स्पीड यही रहेगा। मतलब वी नॉट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी टाइम एंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम। समझ रहे बात को? अच्छा, तो पूछा जा रहा है एवरेज वेलोसिटी कितना होगा जब ये हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगा। तो ध्यान दो, अगर ये हाफ सर्कल कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो आपका ये होगा ना, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और ये डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2r। इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी? 2r। अब अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, डिस्प्लेसमेंट 2r होगी तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यही फॉर्मूला याद रखें, फालतू का कोई फॉर्मूला डेल्टा आर वाला कोई फॉर्मूला नहीं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी के लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम एवरेज स्पीड के लिए। बस यही फॉर्मूला एप्लीकेबल है हर सवालों में, हर सवाल इसी फॉर्मूले से लगेगा। वो सिर्फ दिखाने के लिए है, डेल्टा आर थोड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में। समझ रहे बात को? तो चलिए क्वेश्चन करो। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? टोटल डिस्प्लेसमेंट 2r अपॉन में टोटल टाइम लगा t नॉट। मान लो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा? t नॉट। अब देखो ना, यहां से यहां तक आने में टाइम लगा अगर टी नॉट, तो टी नॉट कैसे निकाले भैया? स्पीड दे रखा है, स्पीड से निकाल लेते हैं, स्पीड से निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी इसकी? एवरेज स्पीड तो वी नॉट होगी, लिख देता हूं मैं। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और टाइम तो उतना ही लगेगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट से टाइम निकालो, मतलब पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है, तो पार्टिकल यहां से यहां तक जा रहा है तो टाइम तो उतना ही लगेगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालो, चाहे एवरेज वेलोसिटी निकालो उसमें जो टाइम आएगा, और चाहे एवरेज स्पीड निकालो उसमें जो टाइम आएगा, दोनों टाइम में तो सेम ही रहेगा ना यार, है ना? तो मैं एवरेज स्पीड वाले से टाइम निकाल लेता हूं, वही टाइम टी नॉट रहेगा। तो ध्यान दो, टी नॉट आपका इधर चला गया, टी नॉट बराबर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? पाई आर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? पाई आर। दिस इज योर पाई आर एंड दिस इज योर वी नॉट, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो एवरेज स्पीड वी नॉट ही रहेगी। इसकी वैल्यू उठा के वहां पटक दो, इसकी वैल्यू उठा के यहां पटक दो। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2r अपॉन कितना? पाई आर अपॉन में वी नॉट। आर और आर चला गया, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2v नॉट अपॉन में पाई। दिस इज योर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कितना हुआ? 2v नॉट अपॉन में पाई। अब देखो ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, देखो ऐसे पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या है? सेमी सर्कुलर नहीं, कोई भी एंगल थीटा कवर करता है, कोई भी एंगल थीटा कवर कर लेता है, मतलब पार्टिकल मूव करता है लेकिन कोई भी एंगल थीटा कवर करता है। आर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, कोई भी एंगल थीटा कवर कर ले रहा है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वी नॉट से, फ्रॉम ए टू बी, और ये एंगल कितना है आपका? थीटा। ये रेडियस कितना है? आर। तो बताना ये है इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। करेंगे ऐसे ही, करेंगे ऐसे ही, मतलब एक बार ये निकाल के टाइम निकाल लेंगे और फॉर्मूले में रख देंगे एवरेज वेलोसिटी, मतलब एवरेज स्पीड से टाइम निकालेंगे। पहले टाइम निकालो, कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो भाई डिस्टेंस कितना होगा? ये आर्क लेंथ, जिस आर्क पे चल रहा है इसका आर्क लेंथ कितना होगा? थीटा इंटू में कैपिटल आर। आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस। तो अगर मैं बात करूं कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम टी नॉट बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड वी नॉट स्पीड से ही चल रहा है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? थीटा इंटू में आर। तो ये हो गया थीटा इंटू में आर अपॉन में स्पीड कितना हो गया? वी नॉट। ये इक्वेशन नंबर 1। मेक श्योर कि थीटा आपका रेडियन में होगा, कभी भी डिग्री मत डालिएगा। ऐसा नहीं 45 डिग्री लिखा हुआ है तो 45 इंटू आर अपॉन वी नॉट रख दें। एंगल का यूनिट रेडियन,
तो 45 डिग्री को π/4 मेक श्योर, ध्यान दो। तो टाइम तो आ गया। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को, ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई थीटा एंगल कवर करता है तो पार्टिकल अगर चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मतलब व्हेन अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर and particle cover angle theta at the center O, then the displacement covered by the particle, displacement covered by the particle कितना हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं मैं, क्या लिखूं मैं डिस्प्लेसमेंट को, एस वेक्टर लिखूं या एस लिख दूं। तो इस एस की वैल्यू जो होगी वो एस बराबर होगा आपका 2r sin θ/2। याद रखने लायक बात है, आप याद भी रख सकते हैं इसको। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर आर्क में थीटा एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 2r sin θ/2। ये लंबाई 2r sin θ/2, बट डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल सीधा लगा सकते हैं, एंगल इनटू रेडियस। तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, तो आओ एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है। ये एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम t0। डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, 2r sin θ/2 अपॉन टाइम कितना है θr अपॉन में v0, r चला गया, कितना आ गया भाई 2v0 बाई थीटा साइन θ/2, साइन θ/2, ये एंगल में है θ/2। ये एवरेज वेलोसिटी आ गया। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है भाई, तो देखो ना कि ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, बहुत अच्छी बात है। 2v0 अपॉन थीटा इंटू साइन θ/2, लेकिन मेक श्योर इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, थीटा शुड बी इन रेडियन, थीटा शुड बी इन रेडियन। अब वो सर्कल का एक चौथाई हिस्सा चले, अगर एक चौथाई हिस्सा चलेगा तो थीटा कितना रखेंगे π/2, 90 डिग्री। π/2 रखेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ π/2 रखेंगे π/4 हो जाएगा, यहाँ π/2 रखेंगे तो 4v0 अपॉन पाई हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल 60 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, घूम रहा है, 60 डिग्री एंगल कवर कर रहा है, 60 डिग्री एंगल के लिए क्या लिखेंगे π/3। तो भाई यहाँ π/3 लिखेंगे, यहाँ π/3 लिखेंगे, 30 डिग्री के लिए π/6 लिखेंगे, π/6 लिखेंगे। बस ऐसे ही करते रहिएगा, क्वेश्चन का आंसर खड़ाक से आएगा। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, मतलब ये याद होना चाहिए। आप ये याद रहेगा तो यहाँ तक तो आ ही जाएंगे, बस ये याद होना चाहिए 2r sin θ/2। इसको प्रूव भी किया जाता है, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि कैसे प्रूव होगा, बस आपके दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। अभी एक आध दो क्वेश्चन और कराऊंगा इसी पे बेसिक पे। A particle cover half distance with speed v1 and v2, find average speed of particle in total journey मतलब जो आपको बताया गया बस उतना ही। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करता है, बहुत अच्छी बात है। पार्टिकल यहां से चलना स्टार्ट किया विद स्पीड v1, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हाफ डिस्टेंस कवर करता है, v1 स्पीड से और v2 स्पीड से। मतलब पहला हाफ डिस्टेंस कवर किया v1 स्पीड से, फिर अगला हाफ डिस्टेंस कवर किया v2 स्पीड से।
v2 स्पीड से। तो मतलब ये डिस्टेंस अगर आपका d है या s मान लूं तो ये डिस्टेंस कितना होगा s, मतलब चलता पार्टिकल कितना है 2s। मान लेते हैं शुरुआत में ही मैंने मान लिया पार्टिकल कितना चल रहा है 2s, तो 2s का हाफ डिस्टेंस कितना s है और अगला हाफ डिस्टेंस s है। कोई ऐसे भी मान सकता है सर मैं s मान लूं तो हाफ डिस्टेंस s/2 हो जाएगा, s/2 हो जाएगा, तो भी सही है और मैं भी सही हूं। मैं मान रहा हूं कि 2s डिस्टेंस चल रहा हूं मैं और तुम मान रहे हो कि s डिस्टेंस चल रहे हो। अगर तुम s डिस्टेंस चलते हो तो s/2 ले लोगे, और अगर मैं 2s डिस्टेंस चल रहा हूं तो मैं s और s डिस्टेंस ले लूंगा। तो ध्यान दो, तो मैंने मान लिया कि पहला s डिस्टेंस मैंने v1 स्पीड से चला, दूसरा s डिस्टेंस मैंने v2 स्पीड से चला, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एवरेज स्पीड जो होगा, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस में लिखूंगा s1 प्लस s2 अपॉन में टोटल टाइम t1 प्लस t2। पहला तो ये बेसिक फॉर्मूला, और दोनों अगर बराबर है तो मैं लिखूंगा s प्लस s अपॉन में टाइम लगा t1 प्लस t2। t1 टाइम लगा इस वाले पाथ में और t2 टाइम लगा इस वाले पाथ में। कितने टाइम में यहां से यहां तक पहुंचा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका s है, स्पीड आपका v1 है, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस आपका s है और स्पीड आपका v2 है। s s s s चला गया भाई साहब, ये 2s ऊपर हो गया ना, तो s चला गया, तो ऊपर बचा 2 और नीचे 1/v1 प्लस 1/v2। ध्यान दो, अगर एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द 2 अपॉन, एलसीएम ले लो नीचे, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा और v1 v2 ऊपर चला जाएगा, कितना बन जाएगा v1 v2 अपॉन 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो इसमें डेटा वाइज कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, डेटा वाइज ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई ठे सवाल पूछा गया है। मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि एक आदमी अपने घर से चलता है मार्केट की तरफ, मान लेते हैं मार्केट है ना, मान लो लॉकडाउन का समय है, ये मार्केट की तरफ जाता है, जिस रोड से उसी रोड से वापस आता है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है और स्ट्रेट रोड है हमारा, ऐसा मानना है स्ट्रेट रोड है। अगर आदमी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है और देखता है कि मार्केट बंद है, तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस दौड़ के आता है। क्यों, क्योंकि लॉकडाउन का सीजन है और लॉकडाउन का सीजन है तो 60 किलोमीटर पर आवर से ही आएगा, क्योंकि पुलिस जो है दौड़ा लेगा इसको। ठीक है, 40 से गया और 60 से वापस आ गया। सपोज क्वेश्चन मैंने बनाया कि 40 से गया मार्केट को देखा मार्केट बंद है, भाई साहब मार्केट बंद है तो सब्जी कहाँ से खरीदे, भूखे, अब सोना पड़ेगा, चलो चलते हैं घर पे। अब उदास होकर आ रहा था, पुलिस दौड़ा लिया, 60 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ही भागता हुआ घर चला आया। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ टोटल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, टोटल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आपसे टोटल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी पूछे, सोच के देखो ना, घर से गया था घर पे वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, 0, क्योंकि घर से गया और घर पे वापस आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी तो इसकी 0 हो गई। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, एवरेज वेलोसिटी भाई साहब इसकी 0 हो गई। लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछे तो एवरेज स्पीड आएगी। अब सोचो ना, टोटल डिस्टेंस के नाम पे कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन तब भी लगा सकते हैं, ऐसे बेसिक से लगाएंगे तब भी आएगा। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, d है, s है, जो भी है, और टाइम कितना लगा, t1 लगा जाने में, t2 लगा आने में। टाइम की जगह पे ऐसे रखेंगे और डिस्टेंस की जगह पे ऐसे रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व होकर आंसर आपके पास आ जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट लगाऊंगा ये फॉर्मूला यूज करके 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जैसे रेजिस्टेंस के लिए अगर फॉर्मूला यूज करते थे आप लोग, रेजिस्टेंस के लिए क्या यूज करते थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते थे ना। तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करते थे, कब, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस के लिए। 3 रेजिस्टेंस के लिए ऐसा नहीं होता है कि R1 R2 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी तरीके से जब 2 वेलोसिटी हो और 2 वेलोसिटी से अगर पार्टिकल मूव कर रहा हो और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, कैसा डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अलग अलग वेलोसिटी से,
तो हमेशा दो वेलोसिटी के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 डायरेक्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखो यहां मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखो यहां मैं लगा रहा हूं 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन में 40 प्लस 60। ध्यान देखो 100 हो गया नीचे, और 100 हो गया तो ये 100 से ये 0 0 चला गया, और ये इसकी वैल्यू आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। ओहो, डायरेक्ट आ गया। 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 याद रखने का फायदा देखो, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 याद रखने का फायदा देखो, खड़ाक से आंसर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत हुई नहीं कि v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, 100 नीचे हो गया, 100 में 2 जीरो नीचे होता है तो 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर वाला काट दिया मैंने, 6 चौक 24, 24 दूनी 48 आंसर। लेकिन सर अगर कभी 3 अलग अलग वेलोसिटी मूव कर रहा है तो, और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या आओ देखते हैं क्या करते हैं। अगर 3 अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, देखो मैं यहीं से बनाता हूं, मैं क्या लिखूंगा इसको, पहले मिटा देता हूं, पहले मिटा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। अगर 3 अलग अलग वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, 3 अलग अलग वेलोसिटी के लिए आप पहले 2 अलग अलग वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे, v एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ध्यान दो, दोनों को पलट दो, दोनों को पलट दो, कितना हो गया 1 बाई वी एवरेज v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2, 2 बाहर ले लो, 2 बाहर ले लो तो इसकी वैल्यू आ गई 1 बाई 2, और ये आ गया 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। बहुत अच्छे से अगर तुम देखो तो इसको आप लिख सकते हो v एवरेज का इनवर्स इज इक्वल टू v1 का इनवर्स प्लस v2 का इनवर्स बाई 2। क्या लिखा हुआ है, इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ v1 इनवर्स एंड v2 इनवर्स। अरिथमेटिक मीन ऑफ v1 इनवर्स मतलब 1 बाई v1 एंड 1 बाई v2। ये है जनरली, ये है कॉन्सेप्ट कि अगर जब कभी भी दो अलग अलग वेलोसिटी से अगर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उनके जो वेलोसिटी के इनवर्स का, तो उनके वेलोसिटी के जो इनवर्स का जो अरिथमेटिक मीन आता है वही आपकी एवरेज स्पीड होती है या फिर एवरेज वेलोसिटी होती है, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो। क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम हो जाएगा कब, सॉरी एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों तो सेम होता है कब, जब सेम डायरेक्शन होता है। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड इज इक्वल टू कितना, अलग अलग स्पीड का इनवर्स का अरिथमेटिक मीन लेना है। कहने का मतलब ये कि अगर 3 पार्टिकल के लिए लगाना है आपको तो 3 पार्टिकल के क्या लगाएंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस 1 बाई v3 अपॉन में 3 कर दीजिए। लेकिन अगर ढेर सारे एवरेज वेलोसिटी जो किताब में आपके फॉर्मूले लिखे हैं वो ऐसे लिख सकते हैं आप, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस डैश डैश डैश, अगर n नंबर ऑफ वेलोसिटी है तो अपॉन n कर दीजिए, दैट्स इट, खत्म बात है ना भाई। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूं आपको, एक क्वेश्चन और करा के दिखाता हूं, है ना। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंस, a particle cover equal distance with speed 6 meter per second, 3 meter per second and 2 meter per second, 2 3 6। a particle cover equal distance with speed 2 meter per second, 3 meter per second and 6 meter per second, then find out the average speed of the particle। देखो मैं डायरेक्ट आपको फिगर बना दे रहा हूं, ये पार्टिकल कवर करता है 2 मीटर पर सेकेंड से चलता है, जितना डिस्टेंस 2 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है उतना ही डिस्टेंस ये 3 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है और उतना ही डिस्टेंस ये 6 मीटर पर सेकेंड से कवर करता है। तो क्वेश्चन ये कहा जा रहा है ये डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस अगर d है, ये डिस्टेंस अगर d है तो बताना आपको ये है, बताना आपको ये है कि इसकी एवरेज स्पीड इस पार्टिकल की कितनी होगी। हाँ बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो एवरेज स्पीड सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम आ रहे हैं,
एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 का क्या ले ले, एवरेज ले ले। तीन वेलोसिटी है, इनका एवरेज ले लिया। ध्यान दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6/2। इसको सॉल्व करो ना सारे को, कितना आएगा एलसीएम? एलसीएम कितना आ रहा है भाई? एलसीएम मेरे हिसाब से आ रहा है 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 अपॉन में 2। सही है? 3 2 5 1 6, 6 अपॉन में 2 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना? 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक क्लियर होगा, है ना? अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, क्वेश्चन में आपके ये कह रहा है a particle moving in a straight line cover straight line for half time। एक मिनट। अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड v1 एंड v2, ऐसे लिखो। स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड v1 एंड v2 फॉर हाफ टाइम। हाफ टाइम मतलब जो टोटल टाइम लगा, आधे टाइम में v1 से चला और आधे टाइम में v2 से चला। तो क्वेश्चन ने कह रहा है हाफ टाइम, कह रहा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन टोटल जर्नी, तो ध्यान दो, ये पार्टिकल यहां से चला, मान लो कितने स्पीड से चल रहा है? v1 स्पीड से चल रहा है। चलते चलते इक्वल टाइम कवर कर रहा है। इक्वल टाइम में ये टाइम कितना लगा इसको? यहां से यहां तक t टाइम लगा। इक्वल टाइम में दो अलग अलग स्पीड से चलता है, मतलब या इसको भी, इस पार्टिकल को भी, मतलब v2 स्पीड से जब चल रहा है तो टाइम लगा t। बस इतने जर्नी के लिए बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी। अगर पार्टिकल v1 स्पीड से t टाइम के लिए चला, v2 स्पीड से t टाइम के लिए चला, तो टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों अलग होंगे। क्यों? क्योंकि v बराबर s अपॉन टी, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर s सेम हो जाएगा तो वेलोसिटी टाइम के साथ बदलेगा, अगर टाइम सेम हो जाएगा तो वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ बदलेगा, और वेलोसिटी तो ऑब्वियसली बदल रहा है तो एक सेम हो जाएगा ना, ये तो मतलब फिक्स है। सॉरी, वेलोसिटी तो ये फिक्स है कि बदलना ही बदलना है, तो इस वेलोसिटी को बदलना है तो किसी ना किसी के अकॉर्डिंग बदलेगा ना कोई तो अनइक्वल होगा, क्योंकि या तो टाइम इक्वल हो जा रहा है। अगर टाइम इक्वल हो जाएगा तो ज्यादा वेलोसिटी के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम वेलोसिटी से कम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो ज्यादा वेलोसिटी चलेगा तो कम टाइम में कवर करेगा, और कम वेलोसिटी चलेगा तो ज्यादा टाइम में उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये बात है। तो S1 S2 मैंने लिख दिया। तो ध्यान दो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो एवरेज स्पीड बराबर कितना लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 अपॉन में टोटल टाइम T1 प्लस में कितना हो जाएगा? T2। टोटल डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हैं? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि हमें ये नहीं पता है, टाइम और स्पीड पता है, तो इसलिए S1 की जगह पर इसकी वैल्यू रख दी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, प्लस में क्या लिख दिया? v2 इंटू टाइम, अपॉन में क्या लिख दिया? टाइम t प्लस टी। ध्यान दो, इसकी वैल्यू कितनी होगी? t निकाल के कॉमन करके काट डालो तो इसकी वैल्यू कितनी? v1 प्लस v2 बाई 2। अब सोच के देखो ना, अगर तीन वेलोसिटीज होता तो,
अगर एक वेलोसिटी और होता उतने सेम टाइम में कवर करता तो क्या लिखते, v2t लिखते अपॉन प्लस टी लिखते। इसका मतलब ये फॉर 3 वेलोसिटी की अगर हम बात करें, फॉर 3 वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो क्या लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई में क्या लिखेंगे 3। और अगर n वेलोसिटी चल रहा है तो n वेलोसिटी चल रहा है तो n वेलोसिटी के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश 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 अपॉन में क्या हो जाएगा n। मतलब व्हाट इज दिस इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ डायरेक्ट वेलोसिटी। मतलब जितने वेलोसिटीज चल रहा है उस वेलोसिटी का सीधा सीधा अरिथमेटिक मीन ले लो। समझ में आ रही बात? दोनों बातें अलग हैं। व्हेन अ पार्टिकल मूविंग फॉर सेम टाइम, अगर कोई पार्टिकल सेम टाइम के लिए मूव कर रहा है तो सेम टाइम के लिए अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी या एवरेज स्पीड होगा वो उनके वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन होगा। लेकिन अगर वो पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस से मूव कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग वेलोसिटी, तो उनके वेलोसिटी का जो इनवर्स का जो मीन होगा वो आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। इनवर्स का जो मीन होगा वही आपका एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 1/v एवरेज इज इक्वल टू 1/v एवरेज इज इक्वल टू v1 का इनवर्स प्लस v2 का इनवर्स बाई 2। अच्छा, पहले वाले सवाल में थोड़ा सा मैं गलती कर दिया, अब देखिएगा, अब तो मैं मिटाई दिया हूं। पहले वाले सवाल में एक गलती हो गई है, मैंने वहां डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी लिखकर इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 बाई 3 कर दिया था। अरे 1/2 1/3 1/6 वाले जहाँ लिखा था मैं 2 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड 6 मीटर पर सेकेंड, मैंने वहां पे वी एवरेज डायरेक्ट लिख दिया। वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, एवरेज का इनवर्स कर दीजिएगा। ठीक है, एवरेज का इनवर्स कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। अच्छा सुनो ना, तो एवरेज का इनवर्स कर देंगे तो वहां 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, मुझे याद है 0.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, तो कितना आ जाएगा वो 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, खैर तो आप लोग देख लीजिएगा क्या हुआ उसमें। तो ये हो गया, इस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इसके मिक्सिंग वाले सवाल होते हैं वो आपको करा देते हैं, एक इसके मिक्सिंग वाले सवाल होते हैं वो आपको करा देते हैं। पिछले टर्न पर डिफरेंशिएशन वाली चीजें चलेंगी, डिफरेंशिएशन वाले सवाल हम लोग करेंगे पिछले टर्न पे, है ना। और एक्सेलरेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंशिएशन वाले सवाल करेंगे और एक्सेलरेशन भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ लेना यार, है ना, क्या जाता है अपना, थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ लेना तभी तो तुमको समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन पढ़ के रखना, ध्यान दो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर एक पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ टाइम एंड फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम it moving with speed v2 for half time। क्वेश्चन बनाता हूं मैं, क्या पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस and for next half distance it moving with speed v1 and v2 for half time। ये क्वेश्चन है, v1 and v2 v3 है सॉरी, फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम। देखो सीधा सीधा मैं लिख दिया हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है अ पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v1 फॉर हाफ डिस्टेंस, फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ऐसे बोल सकते हो, एंड फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इट मूविंग विद स्पीड v2 एंड v3 फॉर इक्वल टाइम, या बोल सकते हो फॉर हाफ टाइम। मतलब v1 स्पीड से पहले हाफ डिस्टेंस के लिए मूव कर रहा है, मतलब पहले आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से मूव कर लिया, फिर उसका अगला आधा डिस्टेंस v2 और v3 स्पीड से मूव करता है, लेकिन v2 स्पीड इक्वल टाइम के लिए और v3 स्पीड इक्वल टाइम के लिए।
तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन टोटल जर्नी, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया। अगले आधे डिस्टेंस में ये इक्वल टाइम के लिए दो अलग अलग स्पीड से चल लिया है। कैसे करें इस क्वेश्चन को? आप बेसिक से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? पहले एक काम करो, यहां से यहां तक ये एवरेज वेलोसिटी कितनी, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी कहो चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, सब एक ही है क्योंकि यहां से यहां तक तो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। तो मान लेते हैं यहां से यहां तक के लिए, यहां से यहां तक के लिए ये तो v1 स्पीड से ही चल रहा था, लेकिन यहां से यहां तक के लिए v2 v3 स्पीड से चल रहा है। तो यहां से यहां तक के लिए इसकी एवरेज वेलोसिटी निकाल दो, तो एवरेज वेलोसिटी में मान लिया v0 वेलोसिटी से चल रहा है या स्पीड से चल रहा है, दोनों बोल सकते हो, सेम डायरेक्शन जा रहा है ना, दोनों बोल सकते हो। अब इन दोनों का एवरेज वेलोसिटी ले लो, कितना आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2v1 v0 अपॉन v1 प्लस v0 बोल सकते हैं। और v0 की वैल्यू क्या होगी भाई? v0 इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दीज टू वेलोसिटीज। तो इसकी वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं फॉर इक्वल टाइम के लिए v2 प्लस v3 बाई 2, और इस v2 प्लस v3 बाई 2 को उठा के यहां पटक दो। दिस इज इक्वल टू 2v1 v2 प्लस v3 बाई 2, और यहां अपॉन v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 2। सॉल्व करो उसको, ध्यान दो, तो ये 2 और 2 चला गया, और यहाँ 2v1 प्लस v2 प्लस v3 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आ गया, एवरेज वेलोसिटी डायरेक्ट आ गया। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v1 v2 प्लस v3 अपॉन यहाँ पे 2v1 प्लस v2 प्लस v3, 2v1 प्लस v2 प्लस v3, और ये जो नीचे 2 था ये ऊपर चला गया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो कितना आ गया? 2v1 इंटू में v2 प्लस v3 अपॉन में 2v1 प्लस v2 प्लस v3। मिक्सिंग वाले सवाल मैंने कैसे सॉल्व किया? मैंने देखा ये v1 स्पीड से यहाँ से यहाँ तक चल रहा था, तो मैंने v1 स्पीड से यहाँ से यहाँ तक मान लिया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक के लिए फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए देखा गया कि नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस में भी बदल रहा है v2 और v3 से, तो फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए मैंने स्पीड निकाल लिया। वो स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड। फॉर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस के लिए मैंने वो स्पीड निकाली कि कितने स्पीड से नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस मूव कर रहा होगा, क्योंकि वो तो अलग अलग वेलोसिटी मूव कर रहा था। तो हमने यहाँ से यहाँ तक के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, और यहाँ से यहाँ तक के एवरेज वेलोसिटी निकाला तो देखा कि इक्वल टाइम के लिए चल रहा था, तो v2 प्लस v3 बाई 2, क्योंकि इक्वल टाइम में v2 प्लस v3 बाई 2 होता है। फिर उसके बाद ये उसको मैंने मान लिया था, एवरेज वेलोसिटी को v0 मान लिया था, v2 प्लस v3 बाई 2 को। और अगर यहाँ से यहाँ तक v0 से चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक v1 से चल रहा है, दोनों का एवरेज ले लिया, और दोनों का एवरेज इक्वल डिस्टेंस के लिए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वाला फॉर्मूला। तो यहाँ मेक श्योर कि v2 की जगह पे v0 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक v0 से चल रहा है, तो ये रख दिया, इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, आंसर आ गया। आप बेसिक से भी कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से, बेसिक से भी किया जा सकता है, कोई बुराई नहीं है। देखो ध्यान से, बेसिक से कैसे करेंगे? मान लो यहां से यहां तक टाइम t लगा, यहां से यहां तक टाइम t लगा, तो कैसे करेंगे आप? टोटल डिस्टेंस बराबर 2d, ऐसे लिख सकते हैं ना। एवरेज वेलोसिटी बराबर सीधा d प्लस d अपॉन में टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम मुझे नहीं पता, तो मैं लिख सकता हूं d अपॉन में v1 प्लस, है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। यहां से यहां तक का टाइम t है, यहां से यहां तक का टाइम t है, t प्लस t कितना हो जाता है? 2t आ जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि तुम्हें d काटना है, यहां से d यहाँ पे से कट जाना चाहिए ना, खाली v1 v2 v3 के टर्म में आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे d कटेगा, क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इसमें d नहीं है, कॉमन करके तभी तो काटोगे, इसलिए स्मॉल t भी तो अननोन है, स्मॉल t को d के टर्म में रखते हैं यार। देखो स्मॉल t को अगर d के टर्म में रखोगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? v2t, और ये कितना हो जाएगा? v3t। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो कितना हो जाएगा? v2t प्लस v3t बराबर को मैं लिख सकता हूं d। ये डिस्टेंस बराबर हो सकता है। तो देखो ना, t की वैल्यू आ गई d अपॉन v2 प्लस v3, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे जाके पटक दो, आंसर आ जाएगा t में, वही आंसर आएगा, है ना। लेकिन जल्दी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब सही है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट को टर्न पे मिलेंगे हम लोग, तो डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो थोड़ा सा यार डिफरेंशिएशन पढ़ के आना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए अगर आगे फिजिक्स में सवाल को फोड़ना है तो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।